ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 9, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुलिंगर धीरे से युनचे के साथ चिपकती है और हल्की सी आवाज में पूछती है, बिग ब्रदर युनचे, मुझे सच में तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। ओह, अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या आपको अजीब लगेगा? जबकि हम आज ही मिले हैं, लेकिन मुझे पहली नजर में ही आप अच्छे लगने लगे थे। क्या मैं एक अजीब लड़की हूं? वो बेड बहुत ही छोटा था। युनचे मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली बार लिंगर को देखा तब मुझे भी वही फील हुआ था। पूरी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के किसी को पहली बार देखकर दिल लग जाता है। अगर दोनों लोग एक दूसरे के लिए ऐसा फील करें तो शायद वो रिश्ते हेवन से बने होते हैं, या फिर किसी पुरानी जिंदगी से बचा हुआ एक रिश्ते का असर होता है। अब आगे लिंगर मुड़ती है और अपना सिर युनचे के हाथ पर टिकाती है। उसकी आंखें धुंधली सी हो जाती हैं जब वो बैम्बू ट्रीज के बीच से चांदनी को देखती है। काफी देर बाद वो हल्की आवाज में बोलती है, अगर मैं बैम्बू फॉरेस्ट में मूनलाइट के नीचे सो सकूं तो वो जरूर बहुत ही खूबसूरत चीज होगी। युनचे ऊपर देखता है और एक हल्का सा स्माइल देता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बैंग की आवाज के साथ बैम्बू की छत में एक बड़ा सा होल बन जाता है। एक पूरा चांद सुलिंगर की नजर के सामने आता है। चांदनी एकदम भर के नीचे गिरती है और बैम्बू हाउस का हर कोना चमक उठता है। सुलिंगर प्यार से चीखती है, वाह। सुलिंगर मासूमियत से पूछती है, बिग ब्रदर युनचे, क्या मैं वाकई तुम्हारी वाइफ बन सकती हूं, जैसे वो ब्यूटीफुल बिग सिस्टर है और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूं? युनचे उसका छोटा हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने इतने लोगों के सामने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। जब वो दिन आएगा जब मैं वापस आऊंगा और लिंगर जब तुम बड़ी हो जाएगी तब हम शादी करेंगे और हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। सुलिंगर पहले हल्की सी हंसी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर कुछ समझने वाली एक्सप्रेशन आई और वो तुरंत युनचे का हाथ जोर से पकड़ लेती है और बोलती है, तुम वापस? बिग ब्रदर युनचे, तुम जा रहे हो? सुलिंगर के पैनिक भरे लफ्जों को महसूस करके उसका दिल दब गया और वो बोलता है, लिंगर, मैं इस जगह का नहीं हूं। मेरा घर बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर। चाहे मैं जाना ना चाहूं, फिर भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। कल सुबह तक मुझे यहां से जाना होगा। लेकिन लिंगर, चिंता मत करना, जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं जरूर वापस आऊंगा। मैं तुमसे शादी करने वापस आऊंगा, तुम्हें यहां से ले जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? रात एकदम शांत हो गई। चांदनी भी अब नहीं थी। जब युनचे के कल जाने की बात सुलिंगर के दिल में उतरी तो उसके चेहरे की सारी खुशी जो अभी तक थी वो धीरे से उदासी में बदल गई। वो और उसके पापा इस बैम्बू फॉरेस्ट में कई बार आए थे और हर बार वो बहुत खुश होती थी, लेकिन आज की रात जैसे किसी वरदान जैसी थी। उसे सबसे ज्यादा प्यार बैम्बू फॉरेस्ट से नहीं बल्कि उस शख्स से था जो उसके साथ उस फॉरेस्ट को देख रहा था। सुलिंगर युनचे के सीने से लग जाती है। वो नहीं रोती, बस अपनी आंखें जोर से बंद करती है और हल्की सी आवाज में, जैसे सपने में बोल रही हो, कहती है, बिग ब्रदर युनचे, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। मैं अच्छे से शांति से बड़ी हो जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे वापस आने का, चाहे जितना वक्त लगे। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम वापस आके मुझसे शादी नहीं कर लेते। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन जब युनचे सुलिंगर को गोद में उठाकर ग्रैंड विक क्लैन वापस ले गया तो दोपहर हो चुकी थी। ईविल गॉड की सोल के मुताबिक 24 घंटों का समय अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाकी था। सु हेंगशन बोलता है, चेयर, क्या तुम वाकई कुछ और दिन यहां नहीं रुकोगे? लिंगर तुम्हें जाते हुए देखना नहीं चाहती, तुम जानते हो ना? सुलिंगर जो युनचे की पीठ पर लेटी थी और नीचे उतरने से मना कर रही थी, उसे देखकर सु हेंगशन मजबूर होकर मुस्कुराता है। युनचे बोलता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं रुक सकूं, लेकिन एक वजह है जिसके चलते मुझे जाना ही होगा। मैं ससुर जी से माफी मांगता हूं। वो पीछे देखता है उस लड़की की तरफ जिसे वो उठाए हुए है और जितनी शांति से बोल सकता है बोलता है, मैं भी लिंगर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। सु हेंगशन सिर हिलाता है। अब उसने मान लिया था कि युनचे और सिया किंग्यू सेक्रेड ग्राउंड लेवल सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। उनके एक्शंस और डिसीजंस में वो ससुर जी होते हुए भी दखल नहीं दे सकता। उसने चुपचाप लिंगर को देखा जो युनचे के गले को जोर से पकड़ के लेटी थी और वो हल्का सा सांस भरता है, फिर कहता है, तो क्या अभी जा रहे हो? युनचे बोलता है, हां। सु हेंगशन बोलता है, लिंगर को मेरी जगह तुम दोनों को विदाई देने दो। युनचे और सिया किंग्यू को अकेला विदाई देने सुलिंगर आई, क्योंकि सु हेंगशन जानता था कि युनचे सिर्फ लिंगर से जुड़ा था और अगर वो खुद भी आता
तो वो सिर्फ एक फॉर्मल सी बात होती। ग्रैंडवेक क्लैन से निकलने के बाद सुलिंगर ने युनचे के साथ काफी दूर तक चल के उन्हें छोड़ा, इतना दूर कि ग्रैंडवर्क क्लैन का फिगर भी अब दिखाई नहीं देता था और इविल गॉड के दिए गए 24 घंटों का वक्त अब अपने अंतिम पड़ाव तक आ चुका था। सुलिंगर युनचे का हाथ जोर से पकड़ लेती है। वो खुशी से मुस्कुराती जा रही थी, बिना किसी उदासी के। जब वो उस मोड़ तक पहुंच गए, युनचे रुक जाता है और धीरे से बोलता है, लिंगर, तुम यहां से वापस जा सकती हो। अगर हम और आगे गए तो मुझे तुम्हारी सेफ्टी का डर है। सुलिंगर बिना किसी जिद के सिर हिलाती है और मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, मैं बिग ब्रदर युनचे की बात मानूंगी। तुम दोनों, तुम और ब्यूटीफुल बिग सिस्टर, रास्ते में ध्यान रखना। ओह बिग ब्रदर युनचे, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? कुछ ऐसा जिससे मुझे लगे कि तुम हमेशा मेरे पास हो। और जब वो मुस्कुराती है, एक आंसू उसकी आंख के कोने से गिर जाता है। उसके नन्हे से चेहरे पर एक लंबा आंसुओं का निशान बन जाता है। युनचे का दिल जोर से कांप उठता है। वो झुकता है और प्यार से सुलिंगर के कपड़े उतारता है। फिर वो अपना ड्रैगन स्केल आर्मर उतारता है और सिया किंगयू के हैरानी भरे नजर के सामने उसे सुलिंगर के ऊपर पहना देता है। ड्रैगन स्केल आर्मर अपने आप पहनने वाले के फिगर के मुताबिक एडजस्ट हो जाता था, इसलिए चाहे सुलिंगर का फिगर कितना भी पतला और छोटा क्यों ना हो, वो उस पर परफेक्टली फिट हो गया। वो कहता है, लिंगर, इस कपड़े का नाम ड्रैगन स्केल आर्मर है और ये तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से हिफाजत करेगा। तुम इसे हमेशा पहना करो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए। इसके बाद वो एक पर्पल स्पेशल रिंग निकालता है और स्काई पॉइजन पर्ल में जमा सारा खाना और पानी उसमें ट्रांसफर करता है। फिर वो अपने हाथों से बनाए गए कई सारे मेडिसिनल पिल्स भी निकालता है और उन्हें रिंग में डाल देता है। उसके बाद वो सुलिंगर को हर पिल का इस्तेमाल समझाता है। वो कहता है, ये स्मॉल हेवन रिटर्निंग पिल हैं। जब तुम्हें चोट लगे तो इन्हें लेना। ये ग्रीन ड्यू पिल हैं। अगर गलती से पॉइजन हो जाए तो एक खा लेना। ये प्रोफाउंड रिकवरिंग पिल हैं। जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाए तो इन्हें खा लेना। अगर फ्यूचर में, मैं कह रहा हूं अगर, एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें अपने घर से दूर जाना पड़े और तुम्हें लगातार खतरे का सामना हो, तो तुम्हें यहां के आइटम्स याद रखने हैं। इन्हें इस्तेमाल करना अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है? सुलिंगर उसकी बातें ध्यान से सुनती है, बार बार सिर हिलाकर हां कहती है। युनचे ने वो स्पेशल रिंग सुलिंगर के हाथ पर नहीं पहनाई क्योंकि उसे लोग आसानी से नोटिस कर सकते थे। उसने एक गोल्ड सिल्कवर्म थ्रेड रिंग के अंदर से गुजारा और रिंग को सुलिंगर के गले में लटका दिया। रिंग, जो हल्की पर्पल रोशनी से चमक रही थी, कपड़ों के अंदर छुप गई। सुलिंगर की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पट-पट। हर आंसू युनचे के दिल के सबसे गहरे कोने में जाकर गिर रहा था। वो सुलिंगर को अपनी बाहों में उठाता है और धीरे से बोलता है, लिंगर, उदास मत हो। हम हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैं जरूर वापस आऊंगा तुमसे शादी करने। तो तुम्हें खुशी से, हंसी के साथ बड़ी होना है, ताकि जब मैं वापस आऊं तो सबसे खूबसूरत लिंगर मुझे मिले। अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो कभी डरना मत, कभी हिम्मत मत हारना। तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो चाहे तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करेगा, तुम्हें मिस करेगा। सुलिंगर जोर से हां में सिर हिलाती है और रोती आवाज को दबाने की कोशिश करती है। उसके छोटे से लाल होंठ पर उसने अपने दांतों से गहरे निशान डाल दिए थे। अब बचा हुआ वक्त अपने अंतिम पलों में दाखिल हो चुका था। युनचे सुलिंगर को धीरे से छोड़ता है, उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ता है और उसके माथे पर एक हल्का सा प्यार भरा किस करता है। फिर वो अपना मुंह मोड़ता है, अपने दांतों को भींचता है और कदम दर कदम चलते हुए सुलिंगर की नजर से दूर जाता है। सुलिंगर ने उसके पीछे भागना नहीं चाहा। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती को थामा और युनचे के दिए ड्रैगन स्केल आर्मर को जोर से पकड़ लिया, जो अभी भी उसके खुशबू से भरा था। उसकी धुंधली नजर के सामने युनचे का धीरे धीरे दूर होता चेहरा था। आखिरकार वो अपने आंसुओं को और ज्यादा नहीं रोक पाई और जोर जोर से रोती हुई चीख पड़ती है, बिग ब्रदर युनचे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे वापस आने का, तुमसे शादी करने का। बिग ब्रदर युनचे, तुम्हें मुझे याद रखना होगा, तुम्हें मुझे याद रखना ही होगा। तुम मुझे भूल नहीं सकते। बिग ब्रदर युनचे, मैं जल्दी से बड़ी बन जाऊंगी। तुम्हें वापस आना ही होगा। तुम्हें 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 वापस आना ही होगा। बिग ब्रदर युनचे, मुझे तुम्हें जाते हुए देखना पसंद नहीं। युनचे का चेहरा और ज्यादा दूर होता जाता है और आखिर एक मोड़ पर जाकर वो उसकी नजर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। सुलिंगर धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है।
अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से रो पड़ती है। सुलिंगर के चीखते हुए रोने की आवाज युनचे के कानों तक हवा के रास्ते पहुंचती है, जिससे उसका हर अगला कदम पहले से ज्यादा भारी हो जाता है। उसका चेहरा दर्द से भर जाता है, लेकिन वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर वो एक बार भी पीछे मुड़ गया तो शायद वो अगला कदम कभी उठा ही नहीं पाएगा। सिया किंग्यू धीरे से बोलती है, तुम दोनों का रिश्ता काफी अजीब है। उसके लिए समझना मुश्किल था कि एक जवान आदमी और सिर्फ 10 साल की लड़की का इतना गहरा रिश्ता सिर्फ एक दिन में कैसे बन गया। युनचे अपना सिर उठाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, किंग्यू, क्या तुम पिछली जिंदगी पर विश्वास करती हो? सिया किंग्यू थोड़ा चौंक जाती है। वो युनचे को कुछ देर तक चुपचाप देखती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। हां, करती हूं। इसी वक्त युनचे और सिया किंग्यू के आसपास एक स्पेस डिस्टॉर्शन का हल्का सा रिपल उभर आता है। युनचे आंखें बंद करता है और हल्की आवाज में बोलता है, आखिर हम वापस जा रहे हैं। अलविदा मेरी लिंगर। उसके शब्दों के साथ ही युनचे और सिया किंग्यू दोनों का चेहरा स्पेस डिस्टॉर्शन के अंदर खो जाता है। तुरंत उसके बाद एक स्पेस शटल का इंटेंस फील होता है और उसी मोमेंट में सब कुछ गायब हो जाता है। एक ठंडी सी हवा उस मोमेंट में चलती है। जब युनचे आंखें खोलता है तो उसके सामने सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देती है। वो और सिया किंग्यू वापस हेवनली बेसिन सीक्रेट रेल्म आ गए थे, लेकिन उनकी पोजीशन हेवन बेसिन के टॉप एरिया में नहीं थी। हाँ, युनचे एक लंबी सांस छोड़ता है। युनचे सामने देखता है और उदासी से कहता है, चाहे सपना कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन एक वक्त आता ही है जब आंख खोलनी पड़ती है। फिर वो अपने सी ऑफ सबकॉन्शियस में जाता है और जैस्मिन से बोलता है, जैस्मिन, इविल गॉड की सोल ने अपने लास्ट पावर से मुझे उस इल्यूजरी रेल्म में क्यों भेजा? क्या उसने मेरी यादों को देखकर मेरी कोई अधूरी इच्छा पूरी की? जैस्मिन की आवाज आती है, इल्यूजरी रेल्म? तो तुम कह रहे हो तुम्हारे हिसाब से वो पूरा एक इल्यूजरी रेल्म था जहां तुम एक दिन तक थे? युनचे थका हुआ सा कहता है, वो ऑब्वियसली एक इल्यूजरी रेल्म था। अगर वो इल्यूजरी रेल्म नहीं होता तो फिर सुलिंगर, जो कब की मर चुकी थी, कैसे वापस आ सकती थी? और वो भी एक छोटी सी सुलिंगर। जैस्मिन अचानक अजीब सा हंसने लगती है, जैसे उसने कोई इंटरेस्टिंग बात जान ली हो, और वो धीरे से बोलती है, समझ गई, इसलिए तुम्हारे जज्बात और हरकतें इतनी अजीब थीं। तुमने सच में उस जगह को एक इल्यूजरी रियल्म समझ लिया। लेकिन मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से बता सकती हूं, वो दुनिया जिसमें तुम थे, वो कभी भी एक इल्यूजरी रियल्म नहीं थी। जैस्मिन के कहने के बावजूद युनचे अपना सर हिलाते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, मुझे पूरा यकीन है कि वो असली दुनिया नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक इल्यूजरी रियल्म ही था। जैस्मिन धीरे से बोलती है, चाहे मुझे नहीं पता कि तुम इतने श्योर क्यों हो कि वो एक इल्यूजरी रियल्म था, लेकिन मुझे और भी ज्यादा यकीन है कि वो रियल वर्ल्ड ही था। और एक दुनिया रियल है या नहीं, वो डिसाइड करने के लिए मैं तुमसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड हूं। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो ये डिसाइड करने के लिए कि वो इल्यूजरी रेल्म था या नहीं। इस बात को सुनकर युनचे का मुंह बंद हो जाता है। जैस्मिन आगे कहती है, जिस जगह में हम पहले थे, जिसे तुम एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट समझ रहे थे, वहां के एलिमेंटल लॉज, नेचुरल लॉज और ऑर्डर लॉज बिल्कुल कंप्लीट और स्टेबल थे। ऐसे लॉज एक इल्यूजरी रेल्म में तुरंत क्रिएट नहीं किए जा सकते, और इनकी कंप्लीटनेस को देखकर तो यह भी लगता है कि वो कॉन्टिनेंट कई अरब सालों से एग्जिस्ट करता आया है। वो इल्यूजरी रेल्म नहीं हो सकता। चाहे ट्रू गॉड्स भी वापस आ जाए, उनके लिए भी ऐसा इल्यूजरी रेल्म बनाना इम्पॉसिबल होता जो 1 बिलियन साल पुराने कॉन्टिनेंट से ज्यादा स्टेबल और परफेक्ट हो। ये ईविल गॉड के लिए भी पॉसिबल नहीं है। छोड़ो, वो तो ईविल गॉड के एक वीक सोल फ्रैगमेंट का टुकड़ा था। जिससे तुमने बात की थी वो ऑलरेडी बहुत वीक था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर सिर्फ एक बार का टेलीपोर्टेशन करवाया, बस वही उसकी लिमिट थी। इल्यूजरी रेल्म क्रिएट करना तो दूर की बात है, एक सिंपल स्पिरिट रेल्म भी वो नहीं बना सकता। जैस्मिन के शब्द युनचे के दिमाग में एक के बाद एक थंडर जैसे गूंज रहे थे। उसका पूरा दिमाग जैसे एक बड़ी सुनामी से हिल गया हो, जिसकी वजह से युनचे सोच में पड़ गया। वो इल्यूजरी रेल्म नहीं था, वो रियल वर्ल्ड था। वो सच में एग्जिस्ट करता था। वो वही एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट था जिसे वो जानता था। तो सुलिंगर और टाइम नहीं, इम्पॉसिबल। लिंगर तो मेरे सामने मर गई थी, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, मैंने उसे खुद दफनाया था। वो कैसे रियल हो सकती है? और टाइम भी। अगर वो जगह सच में एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट थी तो वो वक्त वैसा तो होना ही नहीं चाहिए था। जैस्मिन फिर बोलती है, अभी और भी बाकी है। सिर्फ ये नहीं कि वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट रियल है,
बल्कि उसकी दूरी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से ज्यादा दूर भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के एलिमेंटल, नेचुरल और ऑर्डर लॉज में काफी सिमिलैरिटी है। शायद दोनों कॉन्टिनेंट्स एक ही प्लेनेट पे हों, लेकिन जैस्मिन रुकती है, फिर थोड़ा डाउट के साथ बोलती है, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के फंडामेंटल लॉज प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जैसे ही हैं, लेकिन टेम्पोरल लॉ जो कि सबसे सिमिलर होना चाहिए था, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। टाइम लॉ के साथ छेड़ना फंडामेंटली इम्पॉसिबल है, लेकिन इन जैसे लोअर प्लेन्स में मेरी परसेप्शन कभी गलत नहीं होती। शायद एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के टेम्पोरल लॉ को किसी ने छेड़ा है, या हो सकता है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के टाइम लॉ को किया गया हो, या दोनों के साथ। जैस्मिन के शब्द बार बार युनचे के दिमाग में घूमते रहे। उसका ऑलरेडी कंफ्यूज माइंड और भी डिस्टर्ब्ड हो गया। फिर वो अचानक अपना सर उठाता है, जैसे उसके दिमाग में लाइटनिंग गिर गई हो। उसे याद आया, फीनिक्स ट्रायल के रियल में फीनिक्स स्पिरिट ने उससे एक अजीब सी बात कही थी। उसने कहा था, ऐसा लगता है कि वो लड़की जिसे तुम लिंगर बुलाते हो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसकी वजह से तुम्हारा अंदर डीप रिग्रेट भरा हुआ है। लेकिन तुम्हें इस रिग्रेट को अपने दिल के कोने में दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। तुम हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर के थ्रू रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजरे हो, और इस दुनिया के कार्मा को टेम्पर किया गया है। बटरफ्लाई इफेक्ट के कारण टाइम, डिमेंशन और प्लेन्स भी बदल जाते हैं। तुम्हारा ये रिग्रेट और कर्ज, हो सकता है अभी भी तुम्हारे पास उसे पूरा करने का चांस हो। हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर, रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजरना, बटरफ्लाई इफेक्ट, कर्मा का टेम्परिंग, टाइम पे इंटरफियरेंस, ये सब शब्द युनचे के दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहे थे। फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। जैस्मिन के शब्दों के साथ सुलिंगर का होना एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में, उस इल्यूजरी रेल्म के अंदर, सब कुछ अब स्लोली सेंस बना रहा था। रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजरना। जब वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में मरा तो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एक डेड बॉडी में जाग गया। क्या यही रीइंकार्नेशन साइकिल नहीं था? क्योंकि जब कोई इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसकी पुरानी यादें मिट जाती हैं, लेकिन उसे तो अपनी पूरी पिछली लाइफ की यादें याद थीं। अगर एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट इल्यूजरी रेल्म नहीं था तो वो सुलिंगर भी इल्यूजन नहीं थी। तो क्या यह सब कार्मा और टाइम का खेल था? उसका रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजरना एक फैक्ट था, सबसे रियल और अजीब एक्सपीरियंस। तो फिर एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का वो टाइम डिस्टर्बेंस और लिंगर की प्रेजेंस भी रियल थी। लेकिन जैस्मिन ने तो कहा था कि टाइम इंटरफियर करना फंडामेंटली इम्पॉसिबल होता है, और उसके पास वो कोई ऐसा हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर भी नहीं था जो रीइंकार्नेशन या कार्मा टेम्परिंग करता हो। उसके पास सिर्फ स्काई पॉइजन पर्ल थी, जो पॉइजन, मेडिसिन, रिफाइनमेंट, कंटेनमेंट और ट्रैकिंग के लिए था। रीइंकार्नेशन का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर नहीं था, और अगर होता भी तो जैस्मिन उसे जरूर फील कर लेती। युनचे गहरी सांस लेते हुए पूछता है, जैस्मिन, हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में क्या कोई ऐसा है जो रीइंकार्नेशन साइकिल के थ्रू जा सके या कार्मा के साथ छेड़छाड़ कर सके? जैस्मिन जवाब देती है, मैंने कहा था कि टेम्पोरल लॉज फंडामेंटली बदले नहीं जा सकते, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7 हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में एक ऐसा हेवन डिफाइंग आइटम है जो टाइम को रिवर्स कर सकता है। वो है 7th ट्रेजर, मिरर ऑफ समसारा। मिरर ऑफ समसारा का मैन पावर ही है कॉज और इफेक्ट और ट्रांसमिग्रेशन को बदलना। जब से ट्रू गॉड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तब से कोई और पावर एग्जिस्ट नहीं करती जो टाइम या डायमेंशन के लॉस के साथ इंटरफियर कर सके। सिर्फ मिरर ऑफ समसारा टाइम के साथ और 6th ट्रेजर वर्ल्ड नीडल डायमेंशन के साथ इंटरफियर कर सकता है। जैस्मिन आगे बोलती है, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के टेम्पोरल लॉज में जो एबनॉर्मैलिटी मैंने महसूस की, उससे मुझे लगा कि शायद किसी ने मिरर ऑफ समसारा का यूज किया था। यह एक बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि मिरर ऑफ समसारा कभी एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में मैनिफेस्ट हुआ था। अगर वो लोग इस बात को जान गए तो हो सकता है इस प्लेन में एक मैसिव डिस्ट्रक्शन की वेव आ जाए। युनचे का दिल एकदम से तेज धड़कता है और वो अपने आप अपने गले का पेंडेंट पकड़ लेता है और सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है? युनचे शांत होकर कहता है, जैस्मिन, अगर मिरर ऑफ समसारा सच में मैनिफेस्ट हुआ हो तो क्या तुम अपनी पावर से उसकी प्रेजेंस फील कर सकती हो? जैस्मिन सीधा मना करती है, नहीं। 7 हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में मिरर ऑफ समसारा की एबिलिटी सबसे ज्यादा हेवन डिफाइंग है, लेकिन उसे लास्ट रैंक इसलिए दिया गया है क्योंकि हर बार जब वो एक्टिवेट होता है तो उसे 20 साल तक हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। उन 20 सालों में उसमें एक भी पावर नहीं होती,
तब वो एक बिल्कुल नॉर्मल मिरर बन जाता है। इस बात को सुनकर युनचे का दिल तेज धड़कने लगता है। वो अपने पेंडेंट को जोर से पकड़ लेता है। उसके ब्लू विंड एम्पायर वाली यादों में उसने बचपन से ही एक पेंडेंट पहना हुआ था जो उसने कभी नहीं उतारा। वही चीज एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में भी थी, हर वक्त उसके साथ। दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, दो अलग अलग जिंदगियां, लेकिन दोनों में उसने हमेशा वही पेंडेंट पहना हुआ था। जब उसने उस पेंडेंट को खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा मिरर था। एक छोटा सा मिरर जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसमें कुछ खास हो ही नहीं सकता। लेकिन शाओलाई के अकॉर्डिंग उसके जन्म के माँ बाप के पीछे लोग इसलिए पड़े थे क्योंकि उनके पास एक आइटम था जिसे कहा गया था हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर। क्या यह वही हो सकता है? 7 हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में से एक, मिरर ऑफ समसारा। अगर वो सच में मिरर ऑफ समसारा था तो फिर यह एक्सप्लेन करता है कि वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट कैसे गया, और फिर वापस एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट कैसे आया। उसकी मेमोरीज, उसकी जिंदगी का ट्रांजिशन बिना किसी ब्रेक के, सारे सवालों के पीछे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अगर यह सब मिरर ऑफ समसारा के इंटरफियरेंस की वजह से हुआ था तो जो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट उसने अभी देखा और सुलिंगर जिसे उसने अपनी बाहों में लिया, वो सब भी रियल था। उसकी जिंदगी एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में, उसका रीइंकार्नेशन का तोड़ना, स्पेस और टाइम का डिसरप्ट होना, सब कुछ असली था। सुलिंगर अभी भी इस दुनिया में है, वही एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पे जहां वो पले बड़े थे, जो उसके लिए जाना पहचाना था। युनचे फिर से बोलता है, वो लिंगर थी, वो लिंगर ही थी, वो असली लिंगर थी, वो नहीं मरी, वो वाकई लिंगर थी। ये सब सच्चाइयों ने युनचे के दिमाग में एक धमाका कर दिया। उसके शरीर का हर एक बूंद खून जैसे उबलने लगा हो। उसने अपने दोनों हाथों को देखा और पूरे जिस्म में कांप उठता है। युनचे अपने गले से घुरघुराहट के साथ एक गरज निकालता है, फिर अपने दोनों हाथ से अपने सिर पे जोर से मारता है। कभी वो खुशी में पागल हो जाता है तो कभी रिग्रेट से टूट जाता है। युनचे के सब अजीब रिएक्शंस को देखकर जैस्मिन को अब जाकर सब समझ आने लगता है। उस पेंडेंट को देखते हुए जो वो अभी भी जोर से पकड़े हुआ था, जैस्मिन अचानक बोलती है, तो ये बात थी, इसीलिए तुम उस कॉन्टिनेंट पे गए और उस छोटी लड़की को देख के कंट्रोल खो बैठे, और अब समझ में आया कि स्काई पॉइजन पर्ल तुम्हारे बॉडी के साथ क्यों फ्यूज हो गई थी। जैस्मिन शॉक में पूछती है, क्या तुम ही थे जिसने मिरर ऑफ समसारा का पावर एक्टिवेट किया? युनचे बोलता है, मुझे नहीं पता। वो मना नहीं करता जैस्मिन की बात, लेकिन वो कंफर्म भी नहीं कर पाता। थोड़ा रुकने के बाद वो सीधे कहता है, लेकिन मैंने एक्चुअली ट्रांसमिग्रेट किया था, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मैं जहर से मर गया था, और एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में जब मैं 27 साल का था तब मैं एक क्लिफ से गिर गया। जब मैं होश में आया तो वापस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में था, उसी हालत में जिसमें मुझे जहर दिया गया था, तब से लेकर अब तक। और लिंगर, वो मेरे लिए एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थी, लेकिन उसकी तो डेथ हो चुकी थी। जैस्मिन हैरान होकर कहती है, ये सब चीजें तेरे साथ हुई हैं? जैस्मिन धीरे से आगे कहती है, तो तेरी मेमोरी में कोई ऐसा आइटम था जो हमेशा तेरे पास रहता था। अगर मैं सही गेस कर रही हूं तो वो वही पेंडेंट है जो तू हमेशा अपने गले में पहनता था। जब तू उसे खोलता था तो उसमें सिर्फ एक मिरर होता था। जैस्मिन फिर बोलती है, तो स्काई पॉइजन पर्ल के अलावा तेरे पास एक और हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर था, लेकिन ये तुझे मिला कहां से? युनचे सिर हिलाता है, मुझे नहीं पता, वो हमेशा मेरे पास ही था। मैं हमेशा यह मानता था कि मैंने उसे सिर्फ इसलिए पहना था क्योंकि वो मेरे असली माता पिता को ढूंढने का एकमात्र सबूत था। अब मुझे सिर्फ यह जानना है, अगर एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट रियल है तो वो है कहां? मैं वापस कैसे जाऊं? वो रियल लिंगर थी, मुझे उसे दोबारा ढूंढना ही होगा। जैस्मिन बोलती है, अगर मैं तेरे बॉडी से निकलकर फ्रीली मूव कर सकती तो मैं एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट को 3 दिन में ढूंढ लेती, लेकिन अभी मेरे लिए यह टोटली इम्पॉसिबल है। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जब मेरी पावर एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगी तो मुझे नेचुरली दुनिया का ब्रॉडर एरिया दिखेगा। तेरे लिए वही एक रास्ता है उस कॉन्टिनेंट तक वापस जाने का। जैस्मिन के आखिरी शब्दों ने युनचे के कंफ्यूज्ड दिमाग पर जोर से इंपैक्ट किया और अचानक उसका दिमाग साफ हो गया। सही, बिल्कुल सही। अभी जितना सोच लूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक कंक्लूजन तो है, सुलिंगर अभी भी इस दुनिया में है। यह एक ह्यूज प्लेजेंट सरप्राइज था। लिंगर से मिलने का एक ही रास्ता था, स्ट्रांग बनना। युनचे का मूड अब बहुत शांत हो गया। वो गहरी सांस लेता है और अचानक पूछता है, जैस्मिन,
अगर एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में टाइम रिवर्स होने का रीजन हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर का दखल अंदाजी था, तो क्या वहां एक और स्काई पॉइजन पर्ल एग्जिस्ट करती होगी? जैस्मिन धीरे से कहती है, यह मुमकिन नहीं है। एक चीज में तू गलत समझ रहा है। अगर मिरर ऑफ संसारा की पावर सच में एक्टिवेट हुई तो टाइम का रिवर्स फ्लो सिर्फ उसका एक छोटा पार्ट होगा। उसका मेहनत दखल अंदाजी, कर्मा और रीइंकार्नेशन में होता है। अभी न तू न स्काई पॉइजन पर्ल उस जगह एग्जिस्ट करते होंगे। हो सकता है कि उनका कभी वहां होना ही नहीं हुआ हो। युनचे अपनी हथेली फैलाता है, पेंडेंट को देखता है और चुपके से कहता है, अगर यह सच में मिरर ऑफ संसारा है तो कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो ऐसा एक आइटम बना सकता है? जैस्मिन कहती है, इस सच्चाई को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक चीज पक्की है, कर्मा और रीइंकार्नेशन में इंटरफियर करना डिमेंशन और टाइम से भी करोड़ों गुना ज्यादा मुश्किल है। जब ट्रू गॉड्स एग्जिस्ट करते थे तब भी टाइम फ्लो में इंटरफियर करने की पावर उनके पास थी, लेकिन कोई भी ट्रू गॉड कभी कर्मा और रीइंकार्नेशन में इंटरफियर नहीं कर सका, क्योंकि ये यूनिवर्स के सबसे बेसिक लॉज हैं। इन्हें चेंज करना इम्पॉसिबल था, वरना यूनिवर्स का पूरा ऑर्डर कोलैप्स हो जाता। लेकिन मिरर ऑफ संसारा ने यही बेसिक लॉज को छेड़ दिया। स्काई पॉइजन पर्ल का तेरे बॉडी से फ्यूज होना भी सिर्फ कर्मा इंटरफियरेंस की वजह से हुआ। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। किसने इसे बनाया और किस पावर ने बनाया, किसी को नहीं पता। मिरर ऑफ संसारा से जुड़ी कई लेजेंड्स हैं। अपनी हिस्ट्री में वो कई लोगों के हाथों में गया और आखिर में अनजान जगह चला गया, लेकिन इतने सालों में कभी किसी ने उसकी पावर को एक्टिवेट नहीं किया। और हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स के मामले में सबसे अनइमेजिनेबल बात तो यह है कि तू एक इंफीरियर ह्यूमन होते हुए भी 2 हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स का मालिक है। अगर मुझे स्काई पॉइजन पर्ल पर डिपेंड नहीं होना पड़ता और अगर वो तेरे बॉडी से फ्यूज्ड ना होती तो मैं तुझे तुरंत मार के दोनों ट्रेजर्स ले लेती। तभी एक ठंडी और हल्की सी आवाज युनचे के कान के पास गूंजती है। युनचे, तेरे साथ क्या हुआ? वो अपने हाथों को टाइट करता है, पेंडेंट को वापस गले में नहीं डालता, बल्कि उसे स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर स्टोर कर लेता है। फिर वो सिया किंगयू की तरफ देख के हल्का मुस्कुराता है। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा पछतावा हो रहा था। इविल गॉड का वाटर सीड निकलने के बाद युनचे अब वाटर एलिमेंट के साथ बहुत कनेक्टेड फील कर रहा था और वो सिया किंगयू से भी ज्यादा था। इस आइसी और स्नोवी जगह में भी उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। वो सिया किंगयू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि जब तेरे मास्टर और बाकी लोग जानेंगे कि तू एम्परर प्रोफाउंड रियल में पहुंच गई है तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। सिया किंगयू गहरी नजर से युनचे को देखती है और अचानक कहती है, थैंक यू। युनचे हैरानी से कहता है, किस लिए? सिया किंगयू सॉफ्टली बोलती है, कल्टीवेशन पावर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेरी जिंदगी भर की चाह है। अगर तू ना होता तो मैं कभी अपनी करंट कल्टीवेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए थैंक यू। युनचे हंसा और बोला, हे, हम शादीशुदा हैं, हमें एक दूसरे का शुक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती है, मुझे तेरा एक स्माइल दिखा दे। इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैंने तुझे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सिया किंगयू धीरे से सिर हिलाती है, मेरे लिए मुश्किल है। जब मैं 4 साल की थी तब मैंने रोना और मुस्कुराना दोनों भुला दिया था। युनचे तुरंत हैरान हो गया। उसने देखा कि सिया किंगयू की आंखों में एक उदासी और कंफ्यूजन की झलक थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पूछता है, तो तू पावर के पीछे इतनी ज्यादा क्यों भागती है? सिया किंगयू कुछ वक्त चुप रहती है, फिर वो अपने हाथों से उड़ती हुई बर्फ को पकड़ती है और सॉफ्टली कहती है, क्या तू भी मेरी तरह नहीं है? तू भी तो पावरफुल बनना चाहता है। युनचे बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, मैं तो अपने लिए और जिन लोगों से मुझे प्यार है उनके लिए, ताकि उन्हें कभी तकलीफ ना मिले। सिया किंगयू की पलकें धीरे से बंद होती हैं और वो सॉफ्टली बोलती है, मैं सिर्फ अपने परिवार को दोबारा इकट्ठा करना चाहती हूं। युनचे का दिल झटके में हिल जाता है। वो हैरानी से पूछता है, उस परिवार में क्या मैं भी शामिल हूं? अगर तू फैमिली की बात करती है तो मैं तेरा पति हूं। सिया किंगयू के हाथों पर बर्फ जम गई थी, लेकिन वो पिघली नहीं। उसके हाथ धीरे से हिले और बर्फ हवा में बिखर गई। उसका दिल एक ऐसे दर्द से भर गया था जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। वो आंखें बंद करती है और धीरे से सपने की तरह बोलती है, मैं वो इंसान हूं जो पति रखने के लायक नहीं है, क्योंकि शायद मैं कभी भी एक पत्नी के फर्ज नहीं निभा पाऊंगी। एक दिन मैं यहां से चली जाऊंगी किसी दूर के जगह, और हो सकता है वापस कभी ना आऊं। रंबल रंबल की आवाज के साथ जमीन हल्की से कांपने लगती है।
युनचे और सिया किंग्यू के पास दो बड़े स्पेस वॉर्टेक्स बन जाते हैं। युनचे कहता है, लगता है हम वापस जा रहे हैं। और अगले ही पल दोनों एक साथ स्पेशल वॉर्टेक्स में खींच लिए जाते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। First.